हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज फिर से एक बार मैं ऑनलाइन क्लासों में वो चीज़ दोहराने जा रहा हूँ जो कल अपन ने बीच में ही छोड़ दी थी और प्रसाद गुण के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। प्रसाद गुण एक इस प्रकार का गुण है काव्य का जिसके अंदर अपन देखते हैं कि जिस प्रकार सूखी लकड़ी के अंदर आग स्वतः ही व्याप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रसाद गुण भी व्यक्ति के मन में स्वतः ही स्फुरित होता है। काव्य की पंक्ति को पढ़ने से, सुनने से, जिस काव्य की पंक्ति का अर्थ स्वतः ही समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है, वहाँ काव्य का प्रसाद गुण होना माना जाता है। आज मैं इस गुण का आपको उदाहरण बोर्ड पर लिख करके बताता हूँ। आप वीडियो को रोक करके बीच में अपने नोट्स की कॉपी में इसको लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्रसाद गुण का जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है कि हालांकि बहुत से उदाहरण इस प्रसाद गुण के हैं, जैसे कई बार मैंने आपको बताया भी है ऑफलाइन क्लास के अंदर, मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, भूप राज तजी होई विरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहूँ करन तो ही परदाया। तो इस प्रकार से इसमें प्रसाद गुण है। एक और अपने ही जो 12वीं की पाठ्य पुस्तक है सरयू, उसके अंदर एक पाठ है भारत माता ग्रामवासिनी, उसका एक उदाहरण लिया गया है प्रसाद गुण का, जो आपके याद होने में भी आसानी रहेगी। लिख करके मैं आपको बता देता हूँ। भारत माता ग्रामवासिनी, पूरी तरह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार इसमें प्रयुक्त है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में फैला है श्यामल, अर्थात खेतों में जो हरियाली है। धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल, इस प्रकार से गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। इस प्रकार से ये आपका प्रसाद गुण का उदाहरण है। हमारे भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ के लोग खेती करते हैं, सबसे ज़्यादा खेती से ही खुशहाल है अपना देश। तो ये अधिकतर लोग अपने देश के गाँव में रहने वाले लोग हैं और गाँव में रहने के कारण इस भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। खेतों में फैला है श्यामल, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। किसान जो हैं वो खेती करके अपने पेट को भरते हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, धरती जो रेगिस्तान है भारत की इस धरती पर, उसके लिए मैला सा है आंचल, अर्थात धरती, ये मिट्टी जो है, मिट्टी का जो रंग है वो मैला है। इस प्रकार से गंगा यमुना में आंसू जल, हमारे भारत की जो नदियां हैं पवित्र, ये भारत माता की आंखों से निकलने वाले आंसू बताए गए हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और जिस प्रकार से ये दुखी है या सुखी है, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं बोलती है और एक उदास प्रतिमा की तरह व्याप्त है, स्थित है। तो इस प्रकार से जहाँ पर
किसी भी काव्य की पंक्ति का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है वो काव्य का प्रसाद गुण माना जाता है। और इसके बाद में आज मैं आपको बताऊंगा काव्य का जो तीसरा गुण है ओज गुण। तो ओज गुण के बारे में देखिए। ओज का मतलब होता है स्फूर्ति। काव्य का ओज गुण जो है, ओज का अर्थ है स्फूर्ति। जहाँ पर काव्य की पंक्ति को पढ़ने से या सुनने से अपने अंदर स्फूर्ति पैदा होती है, उत्साह का भाव बढ़ जाता है, एक जोश भरी भावना अपने अंदर व्याप्त हो जाती है काव्य की पंक्ति को पढ़ने से या सुनने से, वहाँ पर काव्य का ओज गुण होना माना जाता है। जिस प्रकार से अपन ने कई प्रकार के देशभक्ति गीतों के अंदर देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारों क्या कहना। इस प्रकार से ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनको बोलने, पढ़ने, सुनने मात्र से ही व्यक्ति के अंदर एक जोश की भावना बढ़ जाती है। ये काव्य का ओज गुण हुआ माना जाता है इसमें। तो जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले इसकी परिभाषा आप नोट कीजिए। ओज गुण की परिभाषा, ओज गुण की परिभाषा के अंदर आप लिखेंगे कि जिस रचना को पढ़ने या सुनने से, जिस रचना को पढ़ने या सुनने से, जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में, पाठक या श्रोता के मन में, जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में आवेग और उत्साह पैदा होता है, आवेग या उत्साह पैदा होता है, वहाँ काव्य का ओज गुण माना जाता है। वहाँ काव्य का ओज गुण माना जाता है। इस प्रकार से यह आपकी परिभाषा हो गई ओज गुण की। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ें, अपने होमवर्क की कॉपी में नोट करें और याद करें। सहायता ले सकते हैं वीडियो को रोक करके बीच में आप लोग। अब आप इसका उदाहरण लिखिए। ओज गुण का उदाहरण है, किसने कहा पाप है समुचित, किसने कहा पाप है समुचित, किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, समुचित स्वत्व हित प्राप्ति लड़ना, या किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में, उठा न्याय का खड्ग समर में, समर में, उठा न्याय का खड्ग समर में,
अभय मारना मरना, अभय मारना मरना, अभय मारना मरना। इस प्रकार से ये ओज गुण का उदाहरण है। ये युधिष्ठिर और का प्रसंग है। इसके अंदर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि लड़ाई करना समुचित पाप है, झगड़ा करना बुरी बात है, लेकिन जब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर को जवाब दिया कि कौन कहता है अपने हित प्राप्ति के, अपने हित के लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना पाप है, अपने हित के लिए लड़ाई नहीं करना कायरता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करना एक पराक्रम की बात है। उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। वीर वही कहलाते हैं जो युद्ध के मैदान में अपने हक के लिए या तो युद्ध के मैदान के अंदर अगले को मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जोश की भावना बढ़ जाती है जिस काव्य रचना को पढ़ करके सुन करके, तो वहाँ पर काव्य का ओज गुण माना जाता है और इसमें काव्य का ओज गुण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने काव्य गुण जो हैं वो 3 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला प्रसाद गुण, माधुर्य गुण बताया, दूसरा प्रसाद गुण बताया और तीसरा ये ओज गुण। तीनों जो हैं अच्छी तरह से परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ आप पढ़ें, याद करें। एक एक नंबर के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे प्रसाद गुण आए, चाहे ओज गुण आए, चाहे फिर माधुर्य गुण आए, इनकी परिभाषा आ सकती है, इनके उदाहरण आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परीक्षा के अंदर आते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित जो हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ, वो आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इन तीनों काव्य गुणों से संबंधित, वो आप लिखें और अपनी होमवर्क की कॉपी के अंदर नोट कर लें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप खुद कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में मैं तीनों लिखवा देता हूँ, आप अपने होमवर्क में नोट करेंगे। गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा सहित उदाहरण भी लिखिए। तो ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। आपको जिस प्रकार से पढ़ाए गए हैं आंसर के साथ, आप गुण कितने प्रकार के होते हैं ये भी लिख सकते हैं और परिभाषा इसकी क्या है तीनों की, और इन तीनों के उदाहरण क्या हैं, ये आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो अगले और क्वेश्चन हैं वो भी आप लिख सकते हैं कि इनके अंदर काव्य गुणों का रसों से क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 2, काव्य गुणों का रसों से क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, काव्य गुणों का जो संबंध है वो रसों से भी होता है। जो 9 रस आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं काव्य के रस, उनके अनुसार गुणों के साथ उनका संबंध होता है। कौन कौन से गुण जो हैं उनसे ये होता है। तो कहते हैं काव्य गुणों को रस की आत्मा कहा जाता है। वैसे तो इसका आंसर अगर हम लिखें, काव्य गुणों को रस की आत्मा कहा जाता है। काव्य गुणों को रस की आत्मा कहा जाता है।
काव्य गुण वर्णों पदों, काव्य गुण वर्णों पदों और अर्थ के माध्यम से एवं अर्थ के माध्यम से काव्य गुण वर्णों पदों एवं अर्थ के माध्यम से काव्य की सरसता की वृद्धि करते हैं। काव्य की सरसता की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से काव्य गुणों का रसों से जो संबंध है वो आप याद कर सकते हैं कि ये काव्य गुण जो होते हैं वो रस की आत्मा कहलाते हैं और काव्य गुण वर्णों पदों और अर्थ के माध्यम से वे काव्य की सरसता की वृद्धि करते हैं, काव्य को रस से युक्त बनाते हैं। ये काम रसों का ही है काव्य गुणों के अंदर। तो इस प्रकार से दोनों का गहरा और घनिष्ठ संबंध माना जाता है। इस प्रकार से आपका ये काव्य गुण का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इनके बाद में आते हैं काव्य दोष। तो सबसे पहले मैं आपको काव्य दोष के बारे में बताऊंगा। काव्य दोष जो हैं उनकी परिभाषा के साथ उनके उदाहरण भी आप साथ साथ नोट करें। काव्य के दोष। काव्य के दोष सबसे पहला जो होता है काव्य दोषों में, जिस प्रकार से काव्य में गुण होता है उसी प्रकार से काव्य में दोष होता है। क्योंकि बहुत सी पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको अपन नहीं बोल सकते हैं, उनमें दोष होता है। हालांकि बात सामान्य होती है लेकिन फिर भी अपन उस बात को हर जगह उपयुक्त जगह ही बोल सकते हैं, हर जगह नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें काव्य का दोष हुआ माना जाता है। जिस प्रकार से आपके पढ़ने के माध्यम से आप इस बात को समझ पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शब्द दोष। शब्दों में भी दोष होता है। जब शब्दों के अंदर दोष होता है, यानी जब शब्दों के प्रयोग में असावधानी होती है काव्य के अंदर और अर्थ को जानने में दोष जान पड़ता है, तो वहाँ पर शब्द दोष होता है। परिभाषा लिखें शब्द दोष की। जिस रचना को पढ़ने या सुनने से, जिस रचना को पढ़ने या सुनने से काव्य की पंक्ति में दोष जान पड़ता है, जिस रचना को पढ़ने या सुनने से काव्य की पंक्ति में दोष जान पड़ता है, अर्थात उस पंक्ति के अर्थ को समझने में, दोष जान पड़ता है, वहाँ शब्द दोष होता है। काव्य की पंक्ति में जब अर्थ ग्रहण करने में, अर्थ समझने में दोष दिखाई देता है या जान पड़ता है, वहाँ शब्द दोष माना जाता है। सबसे पहला शब्द दोष मैं आपको बताऊंगा श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति का मतलब होता है सुनना, कटुत्व यानी कड़वापन, सुनने में कड़वापन। ऐसे शब्द
अपने हिंदी व्याकरण के ऐसे शब्द या काव्य की ऐसी पंक्तियाँ जिनको सुनने मात्र से ही कानों को बुरा लगता है। कान में जब कोई बात अपन सुनते हैं और सुनने में जब हमें बहुत बुरा लगता है उस बात को सुनने में, तो वहाँ पर काव्य का श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। श्रुति का अर्थ है, श्रुति का अर्थ है सुनना। और कटुत्व, कटु का अर्थ है, कटुत्व का अर्थ है कड़वापन। सीधा सीधा अर्थ है, वाक्य से ही परिभाषा अपने आप बनती है। श्रुति कटुत्व दोष, जिस रचना को सुनने या पढ़ने से सुनने में बुरा लगता है या कानों को बुरा लगता है, कड़वापन महसूस होता है, वहाँ पर काव्य का श्रुति कटुत्व दोष हुआ माना जाता है। इसमें कठोर शब्दों का प्रयोग होता है, कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, जिसके कारण सुनने में कड़वापन महसूस होता है और ये काव्य का श्रुति कटुत्व दोष है। परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि जिस रचना को सुनने या पढ़ने मात्र से ही कानों में कटुता पैदा होती है। कानों में कटुता पैदा होती है, वहाँ काव्य का श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। इस प्रकार से ये आपके श्रुति कटुत्व की परिभाषा है। जिस रचना को सुनने या पढ़ने मात्र से ही कानों में कटुता पैदा होती है, वहाँ काव्य का श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं कि शब्द दोष को पढ़ रहे हैं अपन, और शब्द दोष में सबसे पहला जो शब्द दोष है श्रुति कटुत्व है, उसकी परिभाषा आप लिख लें और उसके बाद में उसका उदाहरण मैं लिखाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान देकर के लिखें, पढ़ें और याद करने का प्रयास करें। उदाहरण है श्रुति कटुत्व दोष का। देखत कबू कौतुक, देखत कबू कौतुक, देखत कबू कौतुक इते देखौ नेकु विचारी, देखौ नेकु विचारी। देखत कबू कौतुक इते देखू नेकु विचारी, कब की इकटक डटी, कब की इकटक डटी रही, कब की इकटक डटी रही, टटिया अंगूरिन डारी, टटिया अंगूरिन डारी। इस प्रकार से ये श्रुति कटुत्व दोष है, क्योंकि इसमें
नायिका टटिया को अंगुलियों से हटाकर नायक को देख रही है। टटिया का अर्थ होता है वैसे टाटियाँ, जो अपन ये बना करके छप्पर वगैरह जो बनाते हैं उसमें जो टाटी लगाते हैं, टटियाँ, उसका अर्थ है टाटियाँ। तो एक नायिका अपने नायक को उस अंगुलियों से टाटियों को हटा करके देख रही है। तो यहाँ पर थोड़ा श्रुति कटुत्व दोष है। सुनने में ट वर्ग जो वर्ण होता है, ट वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सुनने में थोड़े कड़वे होते हैं और उसके कारण यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष है। बड़े आश्चर्य से एक नायिका अपने नायक को अंगुलियों से टटियाँ को हटाकर देख रही है। तो इस श्रृंगार रस के इस वर्णन में ट वर्ग के वर्णों के कारण से श्रुति कटुत्व दोष पैदा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर काव्य का जो श्रुति कटुत्व दोष है परिभाषा के साथ उदाहरण भी याद करें और लिख लें। दूसरा जो शब्द दोष है अच्युत संस्कृति दोष। अच्युत संस्कृति दोष, ये दोष वहाँ माना जाता है जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि रह जाती है, भाषा के संस्कार के गिरने के कारण से ये दोष पैदा होता है। जहाँ पर भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होती है और उसके संस्कार गिर जाते हैं भाषा के, वहाँ पर ये दोष माना जाता है। इसकी परिभाषा लिखिए, जब किसी शब्द के प्रयोग में जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, व्याकरण संबंधी दोष होता है, जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, तब भाषा के संस्कार के गिरने के कारण, तब भाषा के संस्कार के गिरने के कारण वहाँ अच्युत संस्कृति दोष होता है। वहाँ अच्युत संस्कृति दोष होता है। इस प्रकार से ये अच्युत संस्कृति दोष की परिभाषा हो गई। उदाहरण विद्यार्थियों अपन कल के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि नए अपडेट, नई सूचनाएं विद्यालय से संबंधित, संस्था से संबंधित आपको भेजी जा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।